को हमने उन रियासतों के साथ भी देखना होगा जहां पर आज के दिन भी हकूक है अपने ही लोगों के पास, यानी जो जहां का है उन्हीं के लिए हक है। दोबारा भी मैं आऊंगा, लेकिन हमारे साथ जावेद बेग साहब भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान ज्वाइन किए हुए हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपकी पार्टी जदोजहद के लिए ही बनी, और मुझे याद है अल्ताफ बुखारी साहब ने दिल्ली के अंदर हमारे एक खुसूसी नशरियात में यह कहा था कि देखिए हम दिफा करेंगे, अब जो कुछ हुआ वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट बाद में क्या करता है डेट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल जो कुछ हमारे पास है हमने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया है, हमें एश्योर किया गया है कि अब जो कुछ भी होगा इन प्रॉपर वे एंड कंसल्टेशन में होगा। तो क्या मैं ये समझूं कल का जो गैजेट जारी हुआ इसमें कोई कंसल्टेशन हुई, इसमें आरा ली गई किसी से, और अपनी पार्टी का अब रद्द-ए-अमल इस पर क्या कुछ है? मैं निहायत ही अदब के साथ 3 नुकात पेश करूंगा आपकी खिदमत में। पहला नुक्ता मेरा ये है कि जब 1947 में या 1947 में जो हुकूमत बनी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की, उसमें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे लोगों की पार्टिसिपेशन थी। शेख साहब जैसे कादावर शख्स उस वक्त क़यादत करते थे। उससे बड़ी यूनिटी कभी न किसी रियासत में हो सकती है, न कभी तवक्का की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद 1953 में एक थानेदार ने शेख साहब को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, और जिस तरह के कानून मरकजी सरकार यहाँ लागू करना चाहती थी 1953 से लेकर 1947-48 से लेकर आज तक वो लागू करते आए हैं। तो बात यूनिटी की कहाँ आती है? इतनी यूनिटी कर ले, जो एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहा है, डीप स्टेट का रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा उसमें ऐड हो गया है, आरएसएस का एजेंडा। तो ये अपने अहदाफ एक एक करके हासिल कर रहे हैं। और जो खदशा था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि बहरहाल 370 और 35 जाने के बाद जो इक़दामात उठाए जाएंगे वो ये होगा कि हमारी जमीनें बराए फरोख्त होंगी, कोई भी मुल्क का शहरी यहाँ आके जमीन खरीद सकेगा। वो खदशा इस आर्डर से कल साबित हो गया। आप यूनिटी करें, आप जिदोजहद करें, आप सर खपाएं, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। अगर 1947 से आज तक किसी ने नहीं सुना तो इससे आगे कौन सुनेगा? मेरा पहला नुक्ता ये है। मेरा दूसरा नुक्ता, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बात करने देंगे, मेरा दूसरा नुक्ता ये है कि 5 अगस्त को एक ही दिन रियासत, एक बहुत ही अहम रियासत को, स्ट्रेटेजिक लोकेटेड रियासत को, जिसने 1947 में 2 नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के झंडे को थामा, उस रियासत को स्प्लिट कर दिया गया और उसको डिग्रेड कर दिया गया यूनियन टेरिटरी। लद्दाख और करगिल को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उस वक्त से आज तक आप देखें कि मरकजी हुकूमत का रवैया लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हवाले से क्या है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हवाले से क्या है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरह हर आए दिन ये पोस्ट ऑफिस में लिफाफे आते हैं, इस तरह हर आए दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसा कानून नाफिज किया जाता है जिससे बदएतमादी और एलिनेशन में इजाफा होता है। एक रिश्ता और एक ताल्लुक एतबार की बुनियाद पर होता है। जब एतबार खत्म हो जाता है तो फिर रिश्ते की नवीयत सिर्फ कब्जे की रह जाती है। और मुझे ये लगता है कि अगर इसी तरह से फैसले होते रहे तो ये रिश्ता जो है ये कब्जे की नवीयत तक ही रहेगा। लोग इस पर एहतजाज करें या न करें, लेकिन एक एहसास से महरूमी तो जरूर होगा। तीसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ बहुत ही अदब के साथ, वो ये है कि हमारी जो जमात बनाई थी हमने, उस जमात को बनाने के 3 मकासद थे उस वक्त। पहला मकसद ये था कि किस तरह से हम अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मरकजी हुकूमत से नेगोशिएट करें, क्योंकि उस वक्त मेन स्ट्रीम की सारी जमातों के बड़े लीडर बंद थे। पहला मकसद ये था कि जो लोग हम खुले हैं, हम सारे मिलके कोशिश करें कि दफा 370 और 35A के हटने के बाद जो खतरा है हमारी जमीन को और लैंड को और जॉब्स को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक पहल करें। अगर हम इसमें कंज्यूम भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ प्रोटेक्शन अपने लोगों को दे सकें लैंड और जॉब्स के हवाले से। और दूसरा बात में स्टेटहुड था। तीसरा डेटिन्यूज का छुड़ाना था। अर्ज आपकी खिदमत में ये है कि जो एतबार हमने किया था मरकजी सरकार पर और जो मुलाकात के दौरान
प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें एश्योरेंस दी थी और होम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी थी हम सबको कि आपकी यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, आपके डोमिसाइल लॉज इस तरह से बनाए जाएंगे कि डेमोग्राफी कभी चेंज ना हो और आपकी जमीन को फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी। वो एतबार, वो सारा भरोसा, वो मकसद जिसके लिए हम उनसे मिले थे, यकजा हुए थे, कल का ये आर्डर उसकी नफी नहीं करता, बल्कि एक और अंदेशा अब ये है कि जितने भी अहदाफ 1947 से उन्होंने हमारे हवाले से तो जावेद बेग साहब, क्या मैं ये समझूं आपके इन तीनों पॉइंट्स को सुनने के बाद कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी अब नाला है, हाशिए पर है, मरकज से नाराज है, क्योंकि जो वादे, जो बातें आप लोग कर चुके थे, एक भी पूरा नहीं हुआ और मरकजी हुकूमत ने वो सारे फैसले सुना दिए जो वही काफी दिनों से चर्चा के अंदर थे। तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्या मरकज के साथ दोबारा बातचीत होगी या सड़क का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? क्या कुछ आपके पास है? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि कोई भी जमात अपने लोगों से बाहर नहीं होती है। जिस जमात तब होती है जब लोग होते हैं। जब लोग ही आपके साथ नहीं रहेंगे तो जमातों का क्या मकसद रहता है? आपने नहीं देखा कि 1990 के बाद 2002 तक रियासत के क्या हालात थे? अब ये रियासत जो है, इसके अंदर आपको जो ये खामोशी नजर आती है, जो मायूसी नजर आती है, ये इस वजह से है कि मरकजी हुकूमत के फैसलों ने लोगों के दिलों को इतना मजरूह कर दिया है कि वो किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जब अवाम और सियासतदानों के दरमियान एतबार का रिश्ता ही खत्म हो जाए तो आप क्या सियासत करेंगे और सियासत के लिए स्पेस कौन सी रहेगी? तो लिहाजा इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम मरकजी हुकूमत पर एतबार करके अपने लोगों से जो वादे कर चुके हैं उनको किस तरह पूरा करें, जब मरकजी हुकूमत ही आपके हुकूक पे यानी मैं जो समझ पा रहा हूं, आप सरेंडर कर रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन आ गया, उन्होंने पार्लियामेंट में जो करारदादें लाई, जिस तरीके से तहलील किया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसके बाद 1 साल के वक्फे के दौरान ये अमेंडमेंट आया और इस बीच जो मुलाकातें अपनी पार्टी की हुई थी वो यहां पर अक्कासी नहीं हो रही है, इसलिए हम सियासी तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, कतई तौर नहीं, बात सरेंडर की नहीं है। मैंने अर्ज की कि ये रियासत का एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत में। मरकज में एक हुकूमत है जो एक सियासी जमात की है, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। जो भी बातचीत मरकजी हुकूमत के साथ होगी या की गई है वो इस इंस्टीट्यूशन और उस इंस्टीट्यूशन के दरमियान हुई है। अगर वो इंस्टीट्यूशन अपने लोगों के एतमाद को, उनके भरोसे पर शब खून मारे तो आप उसको सरेंडर नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ताकत के नशे में मरकजी हुकूमत वो फैसले कर रही है जो उनको आने वाले वक्त में जिसका पेशखीमा किसी भी सूरत में न मरकज के लिए और न यहाँ के लोगों के लिए, न इस रियासत के लिए जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, न इस यहाँ के लोगों के लिए। जावेद बेग साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मैं कोशिश